अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सवालात बहुत से हैं और बहुत से लोगों से पूछे भी जाते हैं, लेकिन एक बात कही जाती है कि माजी की रोशनी में भी मुस्तकबिल का तयन किया जा सकता है। और माजी हमारा क्या है कि 1947 में पाकिस्तान बना, और ये बनते हुए जिन लोगों ने देखा, फिर इसको प्रोग्रेस करते हुए देखा, फिर टूटते हुए देखा, फिर शायद बिगड़ते हुए देखा, अब वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में अपने तजुर्बात की रोशनी में। और इस हवाले से सबसे बेहतर शख्स पाकिस्तान में अगर कुछ लोग हो सकते हैं तो उनमें हैं एयर वाइस मार्शल जनाब सलीमुद्दीन साहब। सलीमुद्दीन साहब जलंधर से चले पाकिस्तानी बनने के लिए 1947 में, और आज इस्लामाबाद में बैठे हैं। और इस 1947 से लेकर आज जून 2023 तक ज़िंदगी के नशेब व फराज, मुल्क के नशेब व फराज, फिर मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं, हम सब कुछ इनसे जानेंगे। लेकिन कहानी का आगाज़ 1947 से ही करेंगे, बल्कि 1945 से। सर, जब आप पैदा हुए थे? जी 1945 से या 1944 से, वो खैर अब हम सलीमुद्दीन साहब से बात करते हैं। सलीमुद्दीन साहब, पहले तो आपसे बात हो रही थी तो मैंने आपको अर्ज़ किया था कि आपसे बात होगी पाकिस्तान के फ्यूचर की, लेकिन फिर बातों बातों में ये चीज़ सामने आई कि नहीं, फ्यूचर तो माजी से जुड़ा हुआ है जी। तो फिर क्यों ना हम वहाँ से कहानी शुरू करें जहाँ से आपके लिए कहानी शुरू हुई थी। तो और वो था जलंधर का गांव समीपुर। जी। मेरे वालिद साहब की एक पुरानी डायरी में मेरी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी, जो कि मैंने जब होशोवास में था, होश संभाला, तो वो मैंने देखी। इट वाज 23 जून 1944। जी, ठीक है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ और स्कूल में दाखिल होने के काबिल हुआ, तो पुराने ज़माने में बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर जब हो जाती थी, साल 6 महीने, उस वक्त उसकी तारीख लिखी जाती थी। ठीक है। क्योंकि पहले छोटी उम्र में बच्चा स्कूल नहीं जा सकता था, क्योंकि आया भी नहीं होती थी। उसकी शलवार और कुर्ता पहनाने के लिए बाथरूम के बाद कोई बंदा भी नहीं होता था। ठीक है। तो उसको ये सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ता था to go to the school so that he can go to the bathroom and come out safely. Interesting, हाँ जी, ठीक है। तो 1 जनवरी 1945 हाँ, मेरे स्कूल में डेट ऑफ बर्थ लिखी गई। ठीक है। ओरिजिनली है 6 महीने बड़े हैं। 23 जून, जी, जो कि परसों को 23 जून आना है। अच्छा, 23 जून 1944। ठीक है। At that time my father was an officer in the Royal Indian Army. 1947 में उनकी यूनिट ने उनको कुछ ट्रक्स दिए कि अपने गांव को इवैक्यूएट करें, लोगों को वॉल्टन ले जाए, लाहौर। वॉल्टन वाज द रिफ्यूजी कैंप। तकसीम का ऐलान हो चुका था ज़ाहिर है 1947 में अगस्त में, बट अ फ्यू डेज बिफोर 14th August 1947 my father was given a few trucks to move some of the families from the village to Walton Airport, which was the refugee camp. Some of the people readily jumped into the trucks, who were convinced that Pakistan was a reality now. A few days later, it's going to be announced also. So some of the people refused to come. They said, how can we leave our houses and अपने घर कैसे छोड़ें, and ज़मीनें और सब कुछ, हम जो पता नहीं कितने 100 साल से 200 साल से इधर बैठे हैं, हम कैसे छोड़ के जा सकते। लेकिन एनीवे, जो लोग ट्रक्स में बैठ के वो बड़े आराम से वॉल्टन विद इन अ फ्यू आवर्स पहुंच गए। अच्छा। लेकिन बाद में जो लोग आए उन्होंने बहुत तकालीफ उठाई। आपको मालूम है कि बाकी लोगों के साथ क्या हुआ, ट्रेन में क्या हुआ, बसों पर क्या हुआ, पैदल लोगों के साथ क्या हुआ, बहुत कत्लो गारत हुआ। तो जब मैं वॉल्टन पहुंचा तो मेरी उम्र तकरीबन 3 साल और 2 महीने या 3 महीने थी। 3 साल 2 महीने, 3 महीने। उसके बाद मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है जी, 1949 में, जब मैं 5 साल का था। बिल्कुल। मेरे वालिद साहब के साथ 2 फूफियाँ, उनके बच्चे, एक फूफी बेवा थी और दूसरी फूफी का मियाँ जिंदा था, लेकिन पाकिस्तान में आके उसको कोई नौकरी वोकरी नहीं मिली थी। ठीक है। अब यहाँ से आप ये वो चीज़ें हैं जो आपने खुद अब आपको याद हैं। जी जी, वी वर टुगेदर। और ये तस्वीर 1949 में खींची गई। ये कैमरा मेरे वालिद साहब के पास था, जिसमें हम सब बच्चे कजन्स नंगे पाँव बैठे।
अच्छा, नंगे पांव बैठे हैं लेकिन बाप के पास कैमरा था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो फौजी ऑफिसर था, he अच्छा। was an officer in the Pakistan army अच्छा। and he had a camera and at that time a camera would cost only a few rupees, अच्छा। maybe 5 rupees or 10 rupees. अच्छा, और वो किस तरह का था कैमरा? वो बॉक्स टाइप कैमरा, अच्छा। और उसके ऊपर चमड़े का कवर चढ़ा होता था हाँ। और सामने उसके लेंस लगा होता था। अच्छा, ठीक है। आई डोंट थिंक कोई स्पीड वगैरह मैटर करती थी उस जमाने में। एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर जी। खींची, वो मेरी अच्छा। जिंदगी की पहली तस्वीर है। ठीक है। उसके एग्जैक्टली 15 साल के बाद ये नंगे पांव वाला बच्चा, आफ्टर डूइंग हिज मैट्रिक फ्रॉम इस्लामिया हाई स्कूल कोयटा, FSC फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर and joining the PF in 1963, was selected to go to USA in 1964. यानी एक छोटा सा, यानी कुछ आप यूं कहिए कि 17-18 साल के अंदर, 15 साल की उस तस्वीर के बाद, एग्जैक्टली 15 साल के बाद। 15 साल के बाद। अच्छा, ये बताइए कि आप आए तो लाहौर में थे, पढ़ना फिर कहाँ से शुरू किया? लाहौर से पूरा विलेज जो हमारे साथ आए थे, उनके क्लेम्स वगैरह वाले साहब ने सेटल करवाया गुजरावाला में। गांव का नाम था सहारनपुर। 2 सहारनपुर थे जी, एक कलां यूपी, और एक तो यूपी में है ना सहारनपुर, वो वाला नहीं, लेकिन गुजरावाला। जी। तो जो 7 लोग आए थे उनको ज़मीनें अलॉट हो गई, हिंदुओं के घर थे, कस्बा था, वो काफ़ी पक्के घर थे, अच्छे। तो लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये था कि गांव के दरमियान में पानी खड़ा था और वो खड़ा ही रहता था, और मच्छर जो थे काफ़ी, यानी कि अगर मैं एग्जैजरेट ना करूं, शेर से थोड़े से छोटे होते थे। अच्छा। तो हमारे कबीले ने बगावत कर दी फौजी के खिलाफ। अच्छा। उनका यहाँ नहीं हमने रहना। हाँ। तो वहाँ से कुछ फैमिलीज रह गई, कुछ फैमिलीज को मेरे वालिद ने ट्रांसफ़र करवा दिया सारा कुछ, अच्छा। टू अ कस्बा, टू अ टाउन इन क्लोज टू पाकपतन। अच्छा। द नेम इज मलका हांस। जी, जहाँ के वारिस शाह साहब भी वहाँ गए, मलका हांस में प्रॉब्लम ये था कि जब मेरे वालिद साहब अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे तो हांस कौम बड़ी डाढ़ी कौम थी, जालिम लोग थे। वो हमारा पानी भी बंद कर देते थे, ज़मीनों का रास्ता भी बंद कर देते थे। वालिद साहब आते थे, पुलिस को बुलाते थे, फिर बहाली होती थी, फिर वो चले जाते थे, फिर ये मामला रिपीट होता था। मीनवाइल मेरे वालिद साहब को ज़मीन मिल गई एक फ़ौजी चक में, जो कि मिठा टवाना के पास था। ठीक है। तहसील खुशाब, ज़िला सरगोदा। जी, अब तो खुशाब भी एक ज़िला। वहाँ पर घर बना लिया हमने, बाकी लोग वहाँ रहे, और जब थर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी लिया बनी जी, उस वक्त वो ट्रांसफ़र हो गए टू लिया। वहाँ पर 5 गुना ज़मीन मिल गई उनको। हाँ। लेकिन वो सारी 50-50 फुट ऊंचे रेत के टीले थे। बिल्कुल। मेरे वाले साहब को भी ओरिजिनल क्लेम उधर चला गया। फौजी चक का जो मिठटवाना के पास था, वहाँ पर 30 एकड़ ज़मीन मिली वाले साहब को। 15 एकड़ खुद रखी उन्होंने, 15 एकड़ 2 बहनों के दरमियान तकसीम कर दी। ठीक। मकान फौजी बनाते थे, लेकिन मेरे वाले साहब ने कहा कि मुझे आप पैसे दे दें, मैं अपने डिज़ाइन के मकान बनाऊँगा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी फूफी जो बेवा थी उसके लिए मकान बनाया गया, फिर उसके साथ दूसरी फूफी के लिए मकान बनाया गया। अच्छा। और हम उनके साथ रहते थे। ठीक है, तो मिठा टवाना से ही इसका मतलब है आपने पढ़ना शुरू किया। और तीसरा घर फिर वाले साहब ने जो अपना था वो बाद में बनाया। ठीक। मिठा टवाना चक में जो स्कूल था वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया, पहली क्लास से लेकर क्लास 4 तक। जी, कैसा था माहौल, कैसा होता होगा उस वक्त? बहुत खूबसूरत स्कूल बनाया था फौजियों ने। ठीक है। फौजी चक था, सारे घरों का डिज़ाइन एक था, दरमियान में प्लेग्राउंड था, फुटबॉल फील्ड, एक मस्जिद थी बनी, बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई थी, गलियां खुली थी, सीधी थी, बिल्कुल बिल्कुल तरतीब में घर बनाए गए थे। ठीक है, तो लिहाजा स्कूल भी, बाकी भी फौजियों के बहुत चक बने थे। हाँ, उनमें भी ऐसी बिल्डिंग्स बनी थी। और ये वक्त होगा 1951-52 का, जब आपने पढ़ना शुरू किया होगा। 1950। जी, अच्छा। क्योंकि 5 साल की उम्र की तस्वीर थी जी, छठे साल में मुझे दाखिल कर दिया, यानी 1950 में आप 1950 में। ठीक है। 5वीं जमात
के लिए मेरे वालिद साहब को घर मिला रावलपिंडी में। फौजियों को कभी कभी घर मिलता था, बाकी सारे गांव में रहते थे, फैमिलीज भी। और तो मैं यहाँ पर आ गया और MH, जिसको 14 नंबर अस्पताल कहते थे, हाँ, उसकी एक बैरक थी फौजियों की, उसमें स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, रावलपिंडी। वहाँ पर मैंने 5वीं क्लास पास की। अच्छा, तो फिर आप कोयटा कैसे चले गए? 6ठी जमात वापस मैंने मिठटवाना में की। अच्छा, 7वीं मैंने पेशावर में की, क्योंकि पेशावर में वाले साहब की पोस्टिंग थी और घर मिल गया था। ठीक है। अच्छा, 9वीं 8वीं और 9वीं गांव में की मिठटवाना में। 10वीं इस्लामिया हाई स्कूल कोयटा में की, क्योंकि वाले साहब की पोस्टिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वहाँ से अल्लाह ने करम ये किया कि मुझे बहुत अच्छे नंबर मिल गए। मार्क्स मेरे मैट्रिक में बहुत अच्छे आ गए। कोयटा वॉज नॉट अ प्रोविंस। हाँ हाँ, उस वक्त तक कोयटा कलात प्रोविंस नहीं था। कोयटा कलात डिवीजन्स होते थे या सब डिवीजन्स होते थे, और उनका बोर्ड लाहौर था। जी, ठीक है। और तो इम्तहान भी गालिबन उस वक्त तक यूनिवर्सिटी लेती थी, पता नहीं कौन लेता था, लेकिन एनी लाहौर वाज द सेंटर। इट वाज 1 यूनिट। हाँ, लाहौर वाज अच्छा अच्छा। हाँ। तो 1960 में जी, तो मेरे कज़न थे एक उकाड़ा में जी, रहते थे, वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पहले पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा आप मेरे पास आ जाएं, यहाँ से दोनों इकट्ठे चलेंगे, आपको दाखिला दिलवा दूंगा। मेरे सब्जेक्ट्स थे इंजीनियरिंग के, मैथमेटिक्स, और आउट ऑफ 200 आई ऑब्टेन्ड 196 मार्क्स। वाह। फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड आई हैड नॉट स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी, व्हिच वाज कॉल्ड बायोलॉजी। हाँ, बिल्कुल। But my father told me that you are a very capable person. You are on top of the world. You can make it. You become a doctor. To my horror, I was successful in getting admission in medical हाँ, FSC classes. अच्छा, Once I looked at the botany and zoology books, that too in English, हाँ, मेरे तोते उड़ गए, अच्छा, क्योंकि मैं तो उर्दू मीडियम से आया था और बायोलॉजी पढ़ी नहीं थी। तो 3-4 महीने तो हम किताबों में देखते रहे और परेशान होते रहे कि ये क्या चीज़ मैंने उठा रखी है। तो रिज़ल्ट ये निकला कि जी हमारा FSC में 2nd डिवीजन आ गया। अच्छा, मेडिकल में। मेडिकल हमने ट्राई किया, खैबर मेडिकल कॉलेज, हाँ, डॉ मेडिकल कॉलेज, निश्तर मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, कहीं दाखिला नहीं मिला। आपने 2 FSCयाँ की? नहीं, आप कह रहे थे ना प्री इंजीनियरिंग। मेरे सब्जेक्ट मैट्रिक से पहले प्री इंजीनियरिंग के थे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि आजकल मैट्रिक में पढ़ाए जाते हैं बेसिकली, आजकल जो मैट्रिक में बायोलॉजी शामिल होती है उन 4 सब्जेक्ट्स में। अच्छा, उस ज़माने में जो 6ठी जमात से ड्राइंग और फिजिक्स केमिस्ट्री रखते थे, हाँ, वो बायोलॉजी नहीं रखते थे। मैथमेटिक्स अच्छा, होता था। अच्छा अच्छा, मैथमेटिक्स हाँ, और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ड्राइंग, वाह। इसको ड्राइंग एंड साइंस कहते थे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सिस्टम था। हमने तो अपनी तालीम का भी इसका मतलब बेड़ा गर्क ही किया। खैर, एनीवेज, उस वक्त बायोलॉजी वाले अलग होते थे। अच्छा, 6ठी जमात से ये अलग होना शुरू हो जाते थे। हाँ, तो मैं 10वीं जमात तक इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़े हुए थे। तो वाले तो साहब, इस वजह से FSC में आपको प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम हो गई। वाले साहब को मैंने बताया भी था कि इतना भी काबिल नहीं हूँ मैं कि 4 साल का पढ़ा हुआ भूल जाओ और जो नई चीज़ है वो उसको पढ़ना शुरू कर दूँ। बट एनीवे, BSc में मैंने दाखिला ले लिया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, बॉटनी जूलॉजी। ठीक है। और मुझे कोई आता नहीं था। तो एक दिन मेरा दोस्त था, वो लाहौर शहर में रहता था, वो हॉस्टल आया और मैं 4थी मंजिल पर रहता था, न्यू हॉस्टल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में। उसने कहा कि सलीमुद्दीन उठ, फटाफट तैयार हो जा, नीचे रिक्शा खड़ा है, मीटर चल रहा है, और आज एयरफोर्स के भर्ती वाले दफ्तर में आखिरी रिक्रूटिंग का दिन है। तो मैंने जनाब अली, किसी ने मुझे जुराबें पकड़ाई, किसी ने पतलून पकड़ाई, किसी ने कमीज़ पकड़ाई, पहन पून के मैं चला गया। रिक्शे में बैठे और रिक्रूटिंग सेंटर एबर्ट रोड जी, उधर पहुंच गया। वो मेरा दोस्त हसन, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का पढ़ा हुआ था। अब तो एबर्ट रोड पे मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कुछ वो जगह नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स होगा, हाँ, शाहीन फाउंडेशन का दफ्तर जी, मैं वहाँ नहीं गया दोबारा। अच्छा, एनीवे, वो कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का पढ़ा हुआ था।
मैं इस्लामिया हाई स्कूल क्वेटा का पढ़ा हुआ था, और टाट वाला स्कूल जो गांव में होता था, ये में टटवाना में होता था। तो कुदरत का काम है कि वो फेल हो गया पहले दिन, इंटरव्यू और मेडिकल और ये और वो जो रिटन टेस्ट था, और मैं पास हो गया। वाह अच्छा, अब उसके बाद जनाब अली उन्होंने मुझे लेटर आ गया ISSB कोहाट के लिए। हाँ, रूममेट्स ने चंदा इकट्ठा किया, मुझे दिया, हम खैबर मिल में बैठे, या जो भी ट्रेन जाती थी हाँ, कोहाट को, हाँ। वहाँ ISSB में पहुँच गए। वहाँ पर जनाब मेरे एक दोस्त थे, एज ए मैटर वो मैट्रिक में कोयटा में मेरे घर रहे थे, हाँ, क्योंकि उनके वाले साहब आर्मी में थे, उनकी पोस्टिंग हो गई मैट्रिक के फाइनल एग्ज़ाम से पहले। अच्छा, तो ही रिक्वेस्टेड मी कि मैं अपने अबू अम्मी से बात करूं और मुझे कोई 1 महीना अपने पास रख लें, क्योंकि मैं इम्तिहान दे के ही अब जाऊंगा। ठीक है। तो वो मेरे पास रहा। हाँ, उसके बाद 2 साल हमारी खतो किताबत आपस में होती रही। जब मैंने ISSB के लिए जाना था तो मैंने उसको खत लिखा कि मैं आ रहा हूँ कोहाट। इससे तेज कोई पैगाम रसानी का तरीका नहीं था कि नहीं, तार देते? नहीं, बस पैसा चंदों से आता था, अच्छा, रूममेट से। ठीक है। तो इसके साथ खतो किताबत थी मेरी गवर्नमेंट का लाहौर से। बहुत तो सारे I बच्चे knew- जो आज के लोग देख रहे होंगे उनके लिए खत एक शायद अजनबी लफ्ज होगा। खत का मतलब है कि उस जमाने में एक लिफाफा होता लेकिन था। लिफाफा होता था, लेकिन खत बहुत जल्दी पहुंच जाता जी, था। और खत और कागज पहुंच पे जाता लिख था, के उसमें डाला जाता रास्ते था, में गुम नहीं टिकट होता था। लगाते थे, और डाक खाने जगह जगह, हम तो उसको पोस्ट पोस्ट बॉक्स बॉक्स। लगे होते, लेटर बॉक्स कहते बिल्कुल, थे, लेटर बॉक्स। तो उसमें डाला करता था। जी, तो मेरा घर लैया में था, वाले साहब रिटायर हो गए, लैया में आबाद हो गए ठीक है। 1960 के बाद। आई हैव नेवर लिव्ड इन लैया। अच्छा, 1960 में आई वेंट टू लाहौर, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया था। अच्छा, तो फिर आप चले गए कोहाट। तो मैंने उसके साथ कांटेक्ट था। आई न्यू कि वो कोहाट में है, बट आई डिडंट नो कि उसके वाले साहब ISSB में है, एग्जामिनर है। ठीक है। तो उसने लिखा कि तुम हमारे घर सीधा आ जाना रेलवे स्टेशन से। हाँ, मैं उनके घर चला गया, तो उनके वाले साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि बेटे मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा, लेकिन 2-3 चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, वो ये है कि जो भी तुमने ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल जवाब करने हैं, उसके 1 नंबर के सामने जवाब 1 नंबर का ही देना है। ठीक है। कहीं दरमियान में जाके कोई लोग जो है ना 90 पर पहुंच गए, 91 के खाने में भर देते हैं, हाँ। और वो सारा उल्टा हो जाता है। ठीक है। एक तो ये करना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो सवाल है उसका जवाब जो भी देना है आपने, उसकी लाइन में देना है, ठीक है। किसी और लाइन में नहीं भरना, क्योंकि एक दफ़ा गलत हो गया तो फिर सारा फिर सिस्टम सारे गलत गलत होंगे। ठीक। दूसरा, जो तुम्हारा फिजिकल टेस्ट होगा उसमें दीवार फलांगनी है, दरख्त पर चढ़ना है, रस्सा लेकर छलांग लगानी है, जो कुछ भी करना है, अगर गिर जाओ खड़े हो जाओ, फिर दोबारा शुरू कर लो, डोंट गिव अप। हाँ, बस ये 2 चीज़ें मैं बताता हूँ। ठीक। मैंने कहा जी ठीक है। तो हमने यही किया, अल्लाह ने किया, हम ISSB में भी पास हो गए। गुड। अच्छा, तो फिर आप आगे अब कैडेट पायलट। ISSB से पास हो गया है तो CMB कराची में करना था, मारीपुर में। हाँ, वहाँ पर फिर चंदा जमा किया गया। अच्छा। फिर हम CMB से क्या मुराद है? सेंट्रल मेडिकल बोर्ड, अच्छा, पायलट्स का, ठीक है। GDP के लिए या सब का उधर ही होता था, मारीपुर में एक ही होता था। ठीक है। तो उधर से पास वगैरह, थोड़ा प्रॉब्लम भी आया, मेरा गला ख़राब था, नाक का ऑपरेशन होना था, मेयो हॉस्पिटल में नाक का ऑपरेशन हुआ, ऊपर से टेलीग्राम आ गई कि रिपोर्ट बैक टू CMB। वहाँ चला गया, मैंने कहा ये एक ऑपरेशन कराया मैंने, गले का नहीं करवाया। कहते ठीक हो जाओगे, फिक्र ना करो। वापस लाहौर आया तो दूसरे दिन रिसालपुर से एयर हेडक्वार्टर से लेटर आ गया कि 4 जोड़े जुराबें, 2 PT शूज़, 4 पतलूने, 4 कमीज़ें, 4 बनियाने, 1 ड्रेसिंग गाउन विंटर्स, 1 ड्रेसिंग गाउन समर्स, ब्लेजर एंड ग्रे पतलून, हाँ, ये ले लो। आई हैड 3 days टू प्रिपेयर फॉर ऑल दिस, अच्छा, एंड फॉर नो ट्रिप, वेदर इट वाज कोहाट और हाँ, मारीपुर, कराची, एंड नाउ टू नौशहरा, आई हैड नो मनी ऑन मी, अच्छा। and सारे I पैसे could not दोस्तों get ने money from Laya in a hurry. दिए। अच्छा, दोस्तों ने पैसे दिए। हाँ, there was no WhatsApp,
and there was no easy paisa. That is how you started your life. So on 5th February 1963, early in the morning at 6 o'clock, अच्छा, my train reached Nushara railway station. I got into a tanga, which was the normal sawari, and went to अच्छा Sapur. सर, ये बताइएगा सलीमुद्दीन साहब कि उस जमाने का आपने लाहौर बताइए कितना कैसा था लाहौर 50s का और अर्ली 60s का लाहौर? बहुत पीसफुल। माल रोड पर एक चाय का रेस्टोरेंट होता था, अच्छा, वहां पर सारे बैठते थे। वो बहुत मशहूर पार्क टी हाउस, पार्क टी हाउस का नाम? समथिंग लाइक दैट। जी, इट वाज जो नई जो प्रॉपर अनारकली से जब जाते हैं नीला गुंबद वाली साइड पे, बिल्कुल लेफ्ट को माल रोड पर जब मुड़ते थे ना, चौथा पांचवा जी, वो पार्क टी हाउस है जी। तो माल रोड बहुत खामोश, पीसफुल, ठंडी ठंडी हवाएं, दरख्त खूबसूरत, अच्छा, कोई रश नहीं, अच्छा, ये नोबडी बताइए वाज। कि पाकिस्तान, अब पाकिस्तान काफ़ी एक रिलीजियस मुल्क समझा जाता है, उस वक्त भी क्या ऐसा ही था, बड़ा रिलीजियस थे लोग? और कोई मतलब लोग कहते हैं उस ज़माने में ड्रिंक्स भी आम मिल जाते थे? मुझे याद नहीं है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में कभी मस्जिद में गया था। अच्छा, इतने कोई रिलीजियस लोग नहीं थे? मुझे ये भी नहीं पता मस्जिद किधर है। अच्छा, नमाज जिन्होंने पढ़नी थी अपने कमरे में पढ़ लेते थे। अच्छा, और जो बाकी सरगर्मियाँ थी? बाकी सरगर्मियों का मुझे नहीं मालूम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वाज अ गुड किड। अच्छा, ना मैं सिगरेट पीता था, ना मैं बुरी महफिल में बैठता था। ठीक है, तो फिल्म भी नहीं देखी हुई थी मैंने। अच्छा, पहली फिल्म मैंने 5वीं जमात में देखी थी, हाँ, उसका नाम था कॉरोनेशन ऑफ द क्वीन, अच्छा, मलका की ताजपोशी। हाँ, वो पिंडी में देखी थी। ठीक, ये जो माल रोड के ऊपर सैलमे नहीं है, हाँ। मेरा स्कूल उसके पीछे था बिल्डिंग में। तो क्लास गई थी वो फिल्म देखने के लिए, पूरी क्लास स्कूल की तरफ से। ठीक, एलिज़ाबेथ, क्वीन एलिज़ाबेथ की हाँ जी। जो थी। हाँ, और लाहौर में कुछ शायद फिल्में देखी हो, गन्स ऑफ नेवरोन देखी थी, हाँ, उस बैनर ज़माने की देखी बड़ी थी। मशहूर फिल्म थी। तो अच्छा सर, उसके बाद अब आप आ गए, फिर आप चले गए अमेरिका? अमेरिका मैं सिलेक्ट हुआ था इंग्लैंड जाने के लिए, लेकिन वो इंटरव्यू लेने वालों ने ऐसे सवाल किए कि मुझे उनका जवाब नहीं आता था। अच्छा, उन्होंने कश्मीर के बारे में पूछा मुझसे। मुझसे ये पूछा, न्यूज़ वीक, टाइम मैगजीन पढ़ते हो, अखबार पढ़ते हो? तो उस ज़माने में फ़्लाइट कैडेट को बड़ी मुश्किल से कोई टाइम मिलता था सोने का। अच्छा, क्योंकि आधी रात को सीनियर्स बिल्डिंग बैरक्स के पीछे बुला लेते थे और रगड़ा देते थे 2 घंटे। अच्छा, तो 2 बज जाते थे सुबह के। फिर सारा दिन तो आपको पता है ना, ड्रिल भी होती थी, क्लासेस भी होती थी, फ्लाइंग भी होती थी, तो शाम को गेम्स भी होती थी। तो एनीवे आई वाज सिलेक्टेड टू गो टू इंग्लैंड। आई वाज अमंग्स द फर्स्ट 3-4 पीपल। तो मैंने कश्मीर के बारे में जो मुझे मालूम था कि जी कश्मीर पर इंडियन फोर्सेस ने कब्जा कर लिया था, तो उस वक्त से द मैटर इज इन द यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, ये बताइए उस ज़माने में सारे लोग ही पायलट बनने के लिए बजरिया रसालपुर इंग्लैंड या अमेरिका जाते थे या कुछ लोग जाते थे? बहुत कम लोग जाते अच्छा, थे। 2 लोग जाते थे इंग्लैंड, और मेरे ही दफ़ा अमेरिका के लिए 4 वैकेंसियाँ मिली थी। पहले 2 आती थी, मेरी दफ़ा 4। और ये कौन सा साल था? 1964। 1964, 1965 की जंग से तकरीबन 1 साल पहले। अच्छा, तो अब आप कैडेट, फिर आप तो हम इंटरव्यू में बखुशी फेल हो गए, क्योंकि जो इंग्लैंड जाते थे वो 3 साल वहाँ ट्रेनिंग करते थे और वापस रैले साइकिल लाते थे। ठीक है, जो अमेरिका जाते थे वो 1.5 साल ट्रेनिंग करते थे और वो फाइटर फ्लाइंग करके आते थे। ठीक है, इंग्लैंड वाले सिर्फ ट्रेनिंग वाला जहाज उड़ा के आते थे ठीक, 3 साल में। वो वापस आके अपने कोर्समेट से 1.5 साल जूनियर हो जाते थे आई सी, बाय वर्च्यू ऑफ फ्लाइंग, ठीक, क्योंकि ठीक, फिर आगे वो फाइटर फ्लाइंग शुरू करते थे। हाँ, अमेरिका में 1.5 साल के बाद बंदा फाइटर फ्लाइंग शुरू कर देता। ठीक है, तो मैं बखुशी फेल हो गया। उसके बाद मैंने सारे वो CMB वगैरह किया हुआ था, मेडिकल बोर्ड वगैरह किया हुआ था। दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया उन्होंने अमेरिका जाने के लिए 1-2 महीने के बाद। तो मुझसे उसने पूछ लिया हवाई जहाज़ के एक टेक्निकल सवाल के बारे में, टेक्निकल चीज़ के बारे में। सो इन दैट आई स्टार्टेड विद दैट पेज in front of me, and he was saying, please stop, you've said enough,
And I said, "No, I haven't finished the chapter." But anyway, he made me feel at home. He said, "No, you have passed. You have qualified. It's okay now." So that is the time I went to US. अच्छा, फिर आप यूएस से चले गए। गोया जो 65 की वॉर थी वो आपने अपनी आंखों से यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं देखी, आप वहीं थे। अच्छा, फिर आप वापस कब आए? मैं आया जी दिसंबर 1965 में। दिसंबर, जंग ख़त्म हो चुकी थी जी। और अयूब खान का ज़माना था, और आपके जो चीफ थे वो कौन थे एयरफोर्स के उस वक्त? नूर खान साहब? नूर खान वॉर में थे। वो अच्छा, हाँ, नूर खान साहब। नूर खान साहब थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 71 की वॉर में फिर आपका किरदार क्या था? अच्छा, मेरी पहली पोस्टिंग बड़ी अच्छी थी। जब मैं अमेरिका से वापस आया हूँ तो नंबर 19 स्क्वाड्रन था। मेरे स्क्वाड्रन कमांडर का नाम था सैयद सज्जाद हैदर, ठीक है, जिनको प्यार से नोजी हैदर भी कहते हैं। अच्छा, ये वो स्क्वाड्रन था जो पठानकोट को फतह करके आया था 1965 में। 65 में, जो पठानकोट पर लेटेस्ट मिग 21 जहाज रशियन दिए थे, वो सारे इन्होंने तबाह किए थे 19 स्क्वाड्रन। अच्छा, और इसमें कौन कौन थे इसमें? स्क्वाड्रन में बहुत सारे सितारा जुरत। अच्छा। नूरी हैदर वॉज सितारा जुरत, फिर दिलावर हुसैन वॉज सितारा जुरत, गनी अकबर वॉज सितारा जुरत, समी, अदनान और अजान समी का दादा, अजान समी का दादा, अदनान समी के वाले, he was सितारा जुरत, he was अच्छा, वो भी उसमें थे, ठीक है। अच्छा, तो सर फिर उसके बाद अब आप जब आ गए फील्ड में, तो उस आपसे लोग कुछ सीनियर होंगे, एम आलम और सीसल चौधरी वगैरह, ये बड़े एक किरदार बने बाद में, इनके साथ भी आपको काम करने का मौका मिला? आलम साहब was my squadron commander अच्छा, in Miraj Squadron. ठीक There was only one Miraj Squadron, number 5 Squadron, in 1968-69, and he was my squadron commander. And I worked with Group Captain Saisal Chaudhary in Combat Commander School. He was my OC Combat Commander School at that time. ठीक है। And I found them to be very affectionate. Both of them? Absolutely. लेकिन एक बात कही जाती है कि जनाब जो एम आलम साहब थे उन्हें प्रमोशन नहीं मिली, ही डिज़र्व मोर, लेकिन उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट उनके इदारे ने नहीं दी। ये प्रमोशन, एक तो अल्लाह ने जो लिखा होता है ना, उससे ज़्यादा बंदा नहीं ले सकता। ठीक है, उतनी प्रमोशन मिल जाती है। Nobody can stop that. ठीक है, ठीक है जी। And everybody can't become a SC marshal. ठीक है, ऑफ कोर्स सारे नहीं बन सकते। पहले सर्विस सिर्फ 10 साल की होती थी, शॉर्ट सर्विस कमीशन, फिर परमानेंट कमीशन का बनना शुरू हो गया। जो 10 साल की सर्विस करने आते थे वो तो स्क्वाड्रन लीडर के रैंक से ऊपर नहीं जाते थे, ठीक वो तो रिटायर हो जाते थे फिर। जो पीसी जिनको परमानेंट कमीशन मिलता था, जिन्होंने इम्तिहान पास कर लिए होते थे प्रमोशन के, तो वो फिर जारी रखते थे जी। तो उसमें पिरामिड जो बनता है, हाँ, ऊपर एक ही एयर चीफ मार्शल होगा, ठीक है, या एयर मार्शल उस वक्त होता था। उसके नीचे 4 एवीएम होते होंगे, हाँ, उसके नीचे 10 एयर कमांडर होते होंगे, उसके नीचे ग्रुप कैप्टन होते होंगे, स्क्वाड्रन लीडर होते होंगे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट होते होंगे, और बहुत सारे पायलट अफसर होते हैं, हाँ, ठीक है जी, जो नए अफसर बने होते हैं। तो आपको लगता है कि एम आलम के साथ दुरुस्त सलूक हुआ? मतलब उसमें एक चीज़ नहीं गिनी जाती अच्छा, कि जी आपने जहाज मार दिए। हाँ, आई मीन, इस तरह तो पहलवान जो है वो बादशाह बन जाए। अगर सारे पहलवानों को वो पछाड़ दे तो वो मुल्क का बादशाह तो नहीं। पाकिस्तान में बन जाते हैं लेकिन खैर, अच्छा, तो उसके बाद ये बताइए 71 की वॉर में आपका क्या किरदार रहा? 71 वॉर मैंने मिराज हवाई जहाज से लड़ी थी। अच्छा, मिराजेस 2 जगह से ऑपरेट कर रहे थे, मियाँ वाली से और सरगोदा से, लेकिन पायलट्स आपस में मुलाकात नहीं होती थी। कुछ रात को उड़ते थे, ड्यूटी पर होते थे, दिन को वो सोते थे। कुछ दिन को उड़ते थे, कुछ मियाँ वाली से उड़ते थे, कुछ सरगोदा से उड़ते थे। कुछ एयर डिफेंस अलर्ट की ड्यूटी होती थी कि दुश्मन का जहाज जब एंटर होता है तो आपको कहा जाता है कि जाओ पकड़ लो उसको। कुछ ऑलरेडी हवाई जहाज हवा में होते हैं, जिसको कैप कहते हैं, ठीक है, एयर पेट्रोलिंग कहते हैं जी, कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग,
या काउंटर एयर पेट्रोल, यू आर ऑलरेडी इन द एयरक्राफ्ट। सम एयरप्लेन्स गो फॉर रेक्यूमेशन, ठीक। जैसे इंडियन आर्मर को रिकॉग्निसेंस हवाई जहाज़ों की तस्वीरों से पता चला था कि कहाँ है। बिल्कुल। तो ये कुछ लोग स्ट्राइक पर जाते हैं, जैसे अमृतसर एयरफील्ड को मारना है, पठानकोट को मारना है, कहाँ बम गिराने हैं। तो ये डिफरेंट रोल्स होते हैं। ठीक। तो रात वालों की मुलाकात दिन वालों से नहीं होती है, एयर डिफेंस अलर्ट वालों की मुलाकात स्ट्राइक वालों से नहीं होती है। जो अच्छा। मियांवाली से ऑपरेट करते हैं वो उधर से। ठीक है। तो मैंने सरगोदा से बॉल लड़ी थी। आपने सरगोदा से लड़ी। तो एक जहाज भी तो आपने गिराया था। वो जहाज मैं पेट्रोलिंग कर रहा था 1977 6 दिसंबर। ठीक है। बाय द वे, मैं वॉर से 5 दिन पहले लीबिया भी गया था। अच्छा। हमारे एम्बेसडर साहब ने वहाँ से एक मैसेज भेजा था कि गद्दाफी ने कहा है कि जो मर्जी ले जाए पाकिस्तान। अच्छा। नॉट नोइंग कि मिराज हवाई जहाज़ नहीं ले जा सकते थे, लेकिन एम्बेसडर साहब ने कहा जी 3 पायलट भेज दें। मैंने इधर एयरफोर्स से बात कर ली, वो कहते ले जाओ। 10 जहाज़ आए थे, 110 का ऑर्डर था फ्रांस से, और राइटिंग में एग्रीमेंट था कि किसी तीसरे मुल्क को ये जहाज़ नहीं दिए जाएंगे। ठीक है। तो हम C-130 में बैठे 3 पायलट, सारी रात फ्लाइंग की, ईरान गए, टर्की गए, लीबिया गए। वहाँ पर उन्होंने बताया कि जी हमारा तो टेक्निकल जो एग्रीमेंट है विद फ्रांस, वो इजाज़त नहीं ले जा सकती, बाकी जो चीज़ आपने ले जानी है, मिसाइल ले जाने हैं, रॉकेट ले जाने हैं, बुलेट्स ले जानी है, ड्रॉप टैंक्स जो एडिशनल फ्यूल के लिए होते हैं वो ले जाने हैं। यानी ईरान ने भी आपको कहा कि जहाज नहीं दे सकते? नहीं, C-130 में गए थे। होता ये है कि पहली जो मेंटेनेंस टीम है आप तेहरान में उतारते हैं। ठीक है। क्योंकि वापसी पर उन्होंने जहाज़ को आप जब लैंड करते हैं तो उसने रिसीव करना होता है। ठीक है। भाई ये पीछे चॉक्स जी। और पायलट को खोलना होता है, कॉकपिट खोलना होता है, लैडर लगाना होता है, फिर उसकी रिफ्यूलिंग करनी। तो टीम जो मेंटेनेंस टीम है वो तेहरान छोड़ी थी, अच्छा। दूसरी टर्की में छोड़ी थी, तीसरा हम फिर लीबिया चले गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी जहाज़ तो नहीं दे सकते। तो हम उसी वक्त जहाज़ को लोड किया, जो भी सामान उन्होंने दिया, बहुत सारा। दे सेड यू कैन टेक एनीथिंग बट नॉट देयर ऑर्डिनेंस। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी ये हमारे जो उस ज़माने की हमारी खारजा पॉलिसी थी, पाकिस्तान कुछ ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं था, पाकिस्तान अपनी ही सरजमीन पर जंग लड़ रहा था, लेकिन हमारे दोस्त कह रहे थे कि आप मिराज तैयारे आपको नहीं दे सकते क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है फ्रांस के साथ, लेकिन उसके अलावा जो कुछ आप चाहते हैं बिस्मिल्लाह आपका हुआ। तो जहाज़ों में हमने खुद लोड किया। वहाँ पर लोडर शोडर नहीं होते। अच्छा। वहाँ पर उनके सोल्जर्स थे, हमारे जहाज़ के मैन थे और हम थे पायलट। तो हमने वो चीज़ें खुद उठा के रात को लोड की, जहाज़ में बैठे वापस टर्की वाली जो टीम छोड़ी हुई थी मेंटेनेंस की, उनको पिकअप किया। वहाँ से भी सामान उठाया? नहीं, सामान टर्की वालों ने सामान नहीं दिया? नहीं, सामान नहीं लेना था उनसे। अच्छा। सिर्फ वो वापसी पर जहाज एक फ्लाइट में नहीं आ सकते ना। उन्हें लैंड कर, मेरा फाइटर जहाज का फ्यूल कम होता है। अच्छा। पहले टर्की लैंड करना होता है, फिर तेहरान, फिर पाकिस्तान आना होता है। यानी आप लोग मेराज पे गए थे? C-130 पर गए। C-130 पे गए थे। अच्छा, तो आपका ख्याल था कि आप मेराज लेके आएंगे तो ये टीमें यहाँ से ले लेंगे, लेकिन वो मिले नहीं। ठीक है। तो जहाँ फिर मिराज ने लैंड करना था, वहां पर C-130 ने लैंड करना था। टीम सी ऑफ करती, टीम C-130 में बैठती, आगे आती। ठीक है। इस तरह हम टर्की आए, फिर तेहरान आए। तो तेहरान में एम्बेसडर साहब ने कहा शाम को 4 साढ़े 4 बजे कि जंग शुरू हो गई। अच्छा। वहाँ के तेहरान के 4:30, यहाँ तो 5:30 6 बज गए जी। तो जो पठानकोट की स्ट्राइक या अमृतसर की स्ट्राइक वो पाकिस्तान ने कर ली हुई थी। अच्छा। तो वी केम इन द C-130 एंड लैंडेड एट मसरूर एयरबेस मारीपुर। जी। वहाँ से जहाज़ जनाब अली रात को हार्बर पर बॉम्बिंग शुरू हो गई, कराची हार्बर पर। तो बेस कमांडर साहब ने कहा ले जाओ ये C-130। इट वॉज फुल ऑफ रॉकेट्स एंड बुलेट्स। उसमें बैठे हम, टुक ऑफ, लैंडेड एट मियांवाली। ठीक है। मियांवाली बेस कमांडर अर्ली इन द मॉर्निंग saw C-130 standing naked in the open on the tarmac. He said, "Take this C-130 away. Otherwise, the Indians will come and strike." So we took off from there, went to Dia Khan, landed there. At 2:30, Sargodha called. He said, "Indians are not coming to Sargodha. It is not under attack. You come over." So that is how I
reached Sargodha हाँ and landed on 4th of December. दिसंबर, ठीक है Squadron commander was Hakimullah Saab at that time, जी, जो बाद में एयर मार्शल भी बने, Air Chief Marshal. एयर चीफ मार्शल जी। So he told us, go home, relax, tomorrow morning at 4:30 be on duty. अच्छा, तो फिर वो जहाज का किस्सा हुआ, वो क्या था कि जब आप जहाज 6 तारीख को हाँ पेट्रोलिंग कर रहा था मैं, मेरे साथ एक और था मिराज जहाज, जो कि जिसका पायलट रियाजुद्दीन शेख साहब थे, जो बाद में एयर मार्शल भी बने, जी, नजमुद्दीन शेख के भाई, ठीक, जो फॉरेन मिनिस्ट्री में जी होते जी थे। बिल्कुल, तो हम दोनों उड़ रहे थे, मैं लीडर था, वो नंबर 2 था। वी वर फ्लाइंग बिटवीन गुजरांवाला एंड फैसलाबाद, वेटिंग फॉर द एनिमी टू कम। ठीक है, Sometimes the enemy would come to Raiwind railway station, attack, ठीक है, go away. Then railway line के ऊपर go away. But suddenly, when we were about to reach a fuel for return, we got a call. They have the radar controller told us he has positive contact with the enemy aeroplanes. जरा उर्दू में बताइएगा जरा ताकि हाँ, रेडार कंट्रोल ने बताया कि 2 जहाज हमारे इलाके में सियालकोट के बॉर्डर पर आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अच्छा, तो फौरन से पेशतर उस तरफ हमारा रुख करवाया उसने। आप वह फिजा में ही थे? फिजा में थे हाँ। और काफ़ी तेज़ 600 मील फी घंटे की रफ्तार से हम पहुंच गए और हम ऑपोजिट डायरेक्शन से इधर से जा रहे थे, वो अटैक कर रहे थे दूसरी तरफ से। तो बाय द टाइम जब हमने टर्न अराउंड किया, उनके पीछे लगे तो वो काफ़ी दूर चले गए थे। अच्छा, सियालकोट से जब हम पहुंचे अबीम माधोपुर हेडवर्क्स, जो कि रिवर रावी के ऊपर इंडिया में है जी, जो कि एक दिन पहले मैंने स्ट्राइक की थी पठानकोट पर, अच्छा, वो देखा था मैंने। अच्छा। माधोपुर हेडवर्क्स, और वो माधोपुर हेडवर्क्स वो जम्मू की पहाड़ियां उसमें नजर आ रहा है। ठीक है, उधर जाकर जब मैंने पकड़ा एक जहाज को तो मिसाइल फायर किए मैंने 2, एंड आई वाज अबाउट टू टर्न अराउंड कि देखा कि दूसरा जहाज भी बहुत करीब आ चुका है, अच्छा, क्योंकि हम इतनी स्पीड से उनको कैचअप कर रहे थे, काफ़ी देर से उनके पीछे लगे हुए थे। उसके ऊपर मैंने गोलियां मारी। यानी ये लड़ाई जो थी भारतीय फिजाई हदूद में हो रही थी? ये बिल्कुल पठानकोट के करीब हुई, अच्छा, उससे 5-10 किलोमीटर पहले, एंड फिनिश राइट अबीम माधोपुर हेडवर्क्स, जो कि अच्छा। पठानकोट। जी। मैं आपको नक्शा दिखाऊंगा, जी तो नक्शा भी है जी जी, तो वहाँ पे anyway, हाँ, तो उसको मार के वी टर्न्ड अराउंड एंड वी लैंड बैक एट सरगोदा विद वेरी लिटिल फ्यूल, अ अच्छा। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फ्यूल। अच्छा, यानी अगर मतलब ज़्यादा देर हो जाती तो खुदा न खास्ता। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जो फिर ये जहाज़ गिरने का पता कब चला? ये इसमें बड़ा दिलचस्प कैच है। अच्छा, मैं जब आया वापस लैंड किया, ऑपरेशंस रूम होता है, उधर जाकर हमने रिपोर्ट लिख दी। सम ऑफिसर ऑन ड्यूटी टुक द रिपोर्ट। आफ्टर दैट आई नेवर मेट एनीबॉडी हु टॉक्ड अबाउट दिस मिशन। आपने रिपोर्ट लिखी कि 6 तारीख को, 6 दिसंबर को एक जहाज़ गिरा दिया, या आपने क्या बताया? मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हम गुजरांवाला और फैसलाबाद के दरमियान पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो जब हम वापस आने लगे, जब फ्यूल खत्म होने लगा था या मिनिमम पहुंच गया था, एक कॉम्बैट फ्यूल होता है जी, उस वक्त तक आप रह सकते हैं कॉम्बैट एरिया में, फिर वापस आए थे। अगर उसके नीचे आ जाए तो यू आर नॉट सपोज टू स्टे इन द कॉम्बैट एरिया, बिकॉज यू कैन गेट, जैसे हम पठानकोट पहुंच गए सियालकोट से, हैं जी, तो फिर वंस यू आर इन कॉम्बैट तो यू कांट लीव, हैं जी। तो उसमें जनाब अली, ये जब उधर से जब हम मुड़े हैं तो रेडार कंट्रोलर ने बताया कि यू हैव डिस्ट्रॉयड 1 इंडियन एयरक्राफ्ट। अच्छा, because our controller was monitoring VHF radio which was being used by the Indian Air Force pilots. ठीक है, He said he has ejected. We came back, wrote the report. After that, I never met anybody who asked me about my mission. अच्छा, किसी ने बात ही नहीं की इस पे? कोई किसी से मुलाकात ही नहीं हुई। ठीक है, हाँ जाहिर है। ऑफ रूम में जो ड्यूटी पर था वो पता नहीं कहाँ चला गया, है जी। जो पायलट्स थे वो अपनी अपनी ड्यूटियों पर थे। एक दफ़ा हकीमुल्लाह साहब से, स्क्वाड्रन कमांडर से बात हुई, उसने कहा क्या हुआ था? मैंने कहा ये हुआ था। कहता अच्छा गुड,
दैट्स इट। अच्छा। फिर 16 दिसंबर आ गया। हाँ 16 दिसंबर वाले दिन आलम साहब, ऑल पायलट्स इन द एयर डिफेंस अलर्ट हट जो थे ड्यूटी पर, वी वर क्राइंग लाइक बेबीज। आलम साहब was leading. He was crying aloud in pain, terrible pain. We all were shocked जब ये अनाउंसमेंट हुई कि जी जंग हारी जा चुकी। सरेंडर कर दिया। उस वक्त तो एक थ्योरी थी कि पाकिस्तान को जो का मशरकी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान से किया जाएगा। फजूल ख्यालात थे। कहाँ मशरकी पाकिस्तान, कहाँ मगरबी पाकिस्तान, और इतना बड़ा इंडिया दरमियान। आप तो उनको खाना नहीं पहुंचा सकते थे बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में फौजियों को, इधर से कैसे पहुंचा सकते थे? लेकिन खैर हम सब की एक इज्तमाई मतलब ये जो एक हमाकत जो थी। 18वीं तरमीम आपने की है ना, सूबाई खुद मुख्तारी की, जी वो यही चाहते थे। वो कहते थे आपकी किताब में लिखा हुआ है कि जी शहर के दाखिल होते ही महसूल चुंगी आएगी, बस से मुसाफिर उतर के अपना सामान डिक्लेयर करेंगे, महसूल चुंगी पे करेंगे। हमारे तो दरिया होता है, हमारे सड़क और महसूल चुंगी सड़क पर नहीं होती है। तो वी वांट टू राइट दैट बुक कि दरिया की कश्ती जब लोगों को या सामान को लेकर आएगी, जहां वो रुकेगी वहां पर महसूल चुंगी होगी। ठीक बात। हम अपने कानून जो है बांग्लादेश बंगाली में लिखना चाहते हैं और अपने बारे में लिखना चाहते हैं। हम पिंडी या लाहौर के बारे में नहीं लिखना चाहते। ये बताइएगा। और दूसरा ये है कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाज ऑलवेज मच लार्जर देन अस। हाउ कुड वी डिवाइड आवर फोर्सेस इनटू टू एंड गेन सुपीरियरिटी? खैर वो तो एक अब डॉक्ट्रिन्स की बात थी, खत्म हो गई। वो था कि इधर से अटैक करेंगे तो बिल्कुल हम इंडिया में घुस जाएंगे, इंडिया तड़पेगा और उधर फिर उसका जरा ज़हन जो ध्यान है वो ख़त्म हो जाएगा और इधर हम उसको लड़ाई में फंसा रहे हैं। लेकिन हम इस डॉक्ट्रिन को नाकाम साबित कर चुके हैं अब। वो डॉक्ट्रिन बहुत जल्दी इनको साबित हो गई। इन्होंने कहा कि 2 दिन या 3 दिन के बाद उन्होंने कहा जी कि अपना आप संभालो, अपनी एयरफोर्स को ज़ाया ना करो, अपनी आर्मी को ज़ाया ना करो, अपनी नेवी को ज़ाया ना करो। क्योंकि इंडिया 2 फ्रंट्स पे लड़ सकता था, हमसे नहीं लड़ा जा रहा था। उनको जो एक फ्रंट पर तो डिफेंसिव ही कर रहना था ना। वेस्ट पाकिस्तान में लड़ना थोड़ी था उन्होंने, डिफेंस करना था उन्होंने जी, अटैक को तो नहीं करना था। ठीक, तो उधर दे कुड हैव रन ओवर इन अ फ्यू डेज। खैर सर ये बताइएगा कि उसके बाद पाकिस्तान एक निहायत कहते हैं कि उदासी की कैफियत थी, जैसे आपने जिक्र किया। अच्छा, मेरे ऊपर वो उदासी नहीं तारी हुई। अच्छा। क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर द वॉर आई वाज सिलेक्टेड टू गो टू लिबिया एज मिराज इंस्ट्रक्टर। अच्छा, ठीक है। तो और वो भी ना मेरा पासपोर्ट था, ना मेरा वीज़ा था, ना मेरा जहाज़ का टिकट था। अच्छा। वी वर 3 पायलट्स, वी वर टोल्ड टू गो टू फैसल ड्रिग रोड बेस, जहाँ पासपोर्ट बनता था, वीज़ा शीज़ा लगता था। तो वी वेंट देयर और 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद सुबह 5 बजे नॉक हुआ एट द डोर और एक बंदे ने कहा कि जी लिबियन C-130 इज हियर, यू गो एंड सिट इन दैट, इट इज गोइंग टू लिबिया। अच्छा। This Libyan C-130 had come from after dropping weapons or delivering weapons to Muslims in Philippines, अच्छा, Indonesia or Malaysia, probably Philippines. वो गद्दाफी साहब उधर जी। तो we sat in the C-130, we went to Libya without passport, without visa. अच्छा। And after 16 December, nobody talked about his heroics. अच्छा। Nobody ever talked to anybody else कि उसने क्या किया था जंग में, चाहे जहाज वो गिराया अच्छा था या बुरा था। Yes, I never told anybody कि मैंने जहाज गिराया था। मैं बहादुर हूं मगर हारे हुए लश्कर में, ये जनाब शायद अली, कैफियत है।
1974 में मैं 2 साल के बाद लीबिया से आया, nobody was talking about 71 war. ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बता दी कि 1971 की जंग में जो हमारे सिपाहियों ने, हमारे पायलट्स ने, हम जो कारनामे भी सरअंजाम दिए थे, उनका भी जिक्र आपस में नहीं करते थे। ये क्यों? ये क्या एक फौजी एथिक्स है, क्या है? There was या- nothing to rejoice. There was nothing to boast about. लेकिन उसके बाद तो कुछ ऐसा भी हुआ कि कुछ झड़पों में, मतलब हमने कारगिल की जंग तो मतलब हारी, लेकिन उसको तो हम बड़ा अब ट्रम्पेट करते हैं। As a matter to tell you frankly, I never talked about my mission till 2009. I retired in 1996. 2009 में फिर क्यों डिस्कस किया? Nobody ever talked to me about my mission. Nobody asked me any questions. And I never told anybody anything. 2009 में हमारे एक ऑफिसर हैं रिटायर्ड एयर कमांडर कैसर तुफैल, जी, जो लिखते हैं, एयरफोर्स के हिस्टोरियन है। ये आर्टिकल उन्होंने, जो डिफेंस जनरल है उन्होंने लिखा था, फिर उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें लिखा था। ही कॉल्ड मी, ही सेड मुबारक हो सर। मैंने कहा क्या हुआ भाई, मैं तो 1996 में रिटायर हो गया था। उसने कहा जी इंडियन एयरफोर्स हिस्ट्री हैज एक्नॉलेज्ड योर मिशन। अच्छा, यानी ये दुश्मन ने आपका मिशन एक्नॉलेज किया। वो जैसे ये कवाल नहीं जाते हैं इंडिया में जी, अपने नुसरत फतेह अली और जी, जो राहत फतेह अली, हाँ, तो वो उस तरह का, वो इंडियन एयरफोर्स हिस्टोरियन जो है ना, अच्छा, उनके साथ उसका राब्ता है। ठीक ठीक ठीक। यानी कि हाउ मेनी एयरक्राफ्ट वी लॉस्ट एंड हाउ मेनी इंडियन एयरफोर्स, वो सारा कुछ आपस में जाहिर है जंग के बाद रिकंसाइल discuss- करते हैं। तो उसने कहा जी मुबारक हो, इंडियन एयरफोर्स हिस्ट्री हैज रिटन दिस अच्छा, कि यू शॉट डाउन वन फ्लाइट लेफ्टिनेंट वी के वाही उसका नाम है, ही डाइड, हाँ, हिज पैराशूट प्रोबब्ली डिड नॉट ओपन, रशियन एयरक्राफ्ट था SU-7। दूसरे जहाज में बहुत सारी बुलेट्स लगी हैं, लेकिन बंदे का नाम है स्क्वाड्रन अशोक शिंदे। ही लैंड बैक एट आदमपुर एयरफील्ड क्लोज टू होशियारपुर।